हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों को और इसी श्रृंखला में आज हम कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का अध्याय नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के हमने कुछ ऐसे टॉपिक पर हमने चर्चा अब तक कर ली है, तो पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं भी देखा है तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें करवाई जा रही है वो आपके राजस्थान जीके को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब तक के कुछ ऐसे एग्जाम हुए हैं जहां से इस पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन आए हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने भी कक्षा 6, 7, 8 और 9 का लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। अब तक हम इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 को पढ़ा। उस पाठ्यक्रम में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया अब तक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा गुहिल वंश के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा जो मारवाड़ का राठौड़ वंश भी हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ये जो टॉपिक है कवर कर लिए हैं। अगर आपने भी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, वहाँ जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा है वो जो बीकानेर का राठौड़ वंश, इसके बाद शाकंभरी का चौहान वंश, और इसके बाद में हमने पढ़ा रणथंभौर का चौहान वंश, और इसके बाद हमने पढ़ा है आमेर का कछवा वंश। इसके बाद हमने पढ़ा जालोर का, जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, जालोर का चौहान वंश और आमेर का कछवा वंश। अब तक हमने ये टॉपिक इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 के राजस्थान का इतिहास, इस जो टॉपिक से हमने ये चीज़ें कर ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, इसके 9 टॉपिक बन चुके हैं। और यही जो टॉपिक है आपको राजस्थान का इतिहास कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप अगर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम बिना कोई दिखावे के बिल्कुल सीधे लाइन टू लाइन ऑन द टॉपिक बात करते हैं, किसी अन्य चीज़ों पर बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ से पर्सन पुट आउट हो रहे हैं। क्यों न हम चीज़ों को बिल्कुल ही ऑन द टॉपिक करवाएं, इसलिए तो हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से इन चीज़ों को करवा रहे हैं। तो आज का टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वो कौन सा टॉपिक है? आज हम चर्चा करेंगे बाटी, जो जैसलमेर का बाटी राजवंश है उसके बारे में। ये टॉपिक रहा हमारा जैसलमेर का बाटी राजवंश और उनके प्रतापी शासक। अगर समय रहा तो हम पढ़ेंगे भरतपुर का जाट वंश, वरना फिर इसका अगला वीडियो हम बना के लेके आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की, जैसलमेर का भाटी राजवंश। आज का टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं जैसलमेर का भाटी राजवंश व इसके प्रतापी शासकों के बारे में। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों की से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। ये जो भाटी वंशज के जो जितने भी शासक है, ये क्या करते हैं, अपने आप को कृष्ण के जो पूर्वज मानते हैं, कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं। विजयराज के शासनकाल में भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। विजय राज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी थी। तो ये किससे मानते हैं? ये चंद्रवंशीय यादव से अपने आप को संबंधित करते हैं और श्री कृष्ण भगवान से के वंशज मानते हैं अपने आप को। कौन? जैसलमेर के भाटी राजवंश। तो जैसलमेर के किले का इतिहास ढाई साखे के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किस किले का इतिहास ढाई साखे के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर के किले का इतिहास है वो ढाई साखे के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका क्या हुआ था? जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ। जैसलमेर के किले का पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा साका कब हुआ? दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ। पहला साका याद रखना मूलराज के समय, ढाई साखों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? जैसलमेर का किला। पहला साका हुआ था जैसलमेर के शासक मूलराज के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जैसलमेर पर। लेकिन दूसरा साका कब हुआ? दूसरे साके की बात करें
तो ये रावल दूदा के समय हुआ जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। साथ साथ अपने चीज़ें याद करते चलेंगे। मूलराज प्रथम वाले में अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मूलराज के बीच में हुआ था पहला साका। दूसरा साका रावल दूदा के समय और फिरोज शाह तुगलक के जैसलमेर आक्रमण के समय हुआ था। तीसरा जिसे अर्ध साका कहते हैं 1550 में हुआ था। जैसलमेर में अब तक 2.5 साके हुए हैं। पहला साका याद कर लिया क्या? पहला साका याद करवाते हैं। पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज के समय, मूलराज वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा साका रावल दूदा और फिरोज शाह तुगलक के समय। अब तीसरे साके की बात करें, तीसरा साका 1550 में, याद रखना 1550। ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप राजस्थान जीके को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आंकड़े देखने को मिलते हैं, वहाँ से कंफ्यूज करते हैं फिर एग्जाम हॉल में। जब जैसलमेर के शासक लूणकर्ण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी, किसने? जब जैसलमेर के शासक लूणकर्ण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी, तो अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकर्ण पर आक्रमण कर दिया। देखिए भाई कैसा समय था, क्या उस समय भी इस तरह के लोग थे? जैसलमेर के शासक लूणकर्ण ने जब कंधार के शासक को एक तो शरण दी घर पे, और वो क्या हुआ? विश्वासघात हो गया, लूणकर्ण पर आक्रमण कर दिया। लूणकर्ण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, लो जी। किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे और जौहर नहीं हुआ। तीसरे साके जिसको हम अर्ध साका कहते हैं, तीसरे साके में क्या घटनाक्रम हुआ था? रावल लूणकर्ण और कंधार के शासक अमीर अली के बीच में हुआ था। तो उसमें भाटी विजय तो हुए तीसरे साके में, जो कि अर्ध साका था, लेकिन जौहर नहीं हुआ। यह घटना अर्ध साका कहलाती है। तो जैसलमेर का साका जो किला है वो अर्ध साके के लिए प्रसिद्ध है। अकबर के नागौर दरबार 1570 में, 1550 में अर्ध साका हुआ था। 1570 के हर राय भाटी ने अकबर की दीनता स्वीकार की और उसने अपने साथ अपनी पुत्री का उसके साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। याद रखना, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि भाटी वंश का, जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था जवाहर सिंह। अकबर के नागौर दरबार में हर्राय भाटी ने क्या की थी? जैसलमेर के किस भाटी राजवंश के किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार, जब 1570 में नागौर दरबार हुआ, तो उस समय हर्राय भाटी जो कि था उसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। अब पढ़ते हैं भरतपुर का जाट राजवंश और उसके प्रतापी शासक। यहाँ भी प्रश्न पुट आउट होते हैं। आप अन्य गाइडें पढ़ते हैं, क्या इसमें इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती है? होती भी होगी, व्यवस्थित भी होगी, लेकिन प्रश्न कहाँ से पुट आउट हो रहे हैं? वो इसी पाठ्य पुस्तक से हो रहे हैं। बिल्कुल ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और राजस्थान जीके के लिए एक रामबाण पाठ्य पुस्तकों में से एक है। एक जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। कब? 1669 में, जब मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल को नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल तो मारा गया, किंतु उसके साथ शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। 1688 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चुंडामल ने जाटों का नेतृत्व किया। कहाँ से शुरू होता है संघर्ष? 1669 से। गोकुल ये थे जाट वंश के, औरंगजेब के साथ में हुआ, लेकिन गोकुल तो मारा गया, लेकिन उसके द्वारा शुरू किए गए इस संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। और राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे, अब ये जो चुंडामल हैं, जिसे मैं चुंडामल कहते हैं, वो राजा राम के भतीजे थे। 1688 में उसकी मृत्यु हो गई थी, चुंडामन। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न पूछा जाएगा, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चुंडामन। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चुंडामन था। चुंडामन ने मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने कछुआ नरेश बिशन सिंह को चुंडामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चुंडामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। किसने? चुंडामन ने शक्ति प्राप्त करके थून नामक
याद रखना ये तून नामक स्थान, क्योंकि आजकल यूनिक से प्रश्न बना के पूछा जा रहा है। ट्रेंडिंग प्रश्न नहीं पूछते हैं, यूनिक से प्रश्न पूछते हैं। बदन सिंह, अब चुंडामन के बाद में क्या हुआ? बदन सिंह जिसका शासनकाल रहा था 1723 से लेके 1756 तक। बदन सिंह जाट नेता चुंडामन का उत्तराधिकारी था। जयसिंह ने उन्हें ब्रजराज की उपाधि और जागीर प्रदान की थी। बदन सिंह ने डींग को अपना निवास बनाया और वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनाए और बाग बगीचे बनाए। डींग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुम्हेर, भरतपुर व वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह शांति प्रिय शासक था। उसने जाट, कछुआ, मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया था। किस जाट शासक ने कछुआओं के साथ में मैत्रिक संबंध किए थे? याद रखना, बदन सिंह। प्रश्न पूछा भी गया है। 1756 में डींग में उसकी मृत्यु हो गई। डींग के जल महलों का निर्माण की बात आई ना, याद रखना कभी भी। डींग के जल महलों के निर्माण करता कौन थे? ये बदन सिंह ही थे और ये चुंडामन के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। महाराज सूरजमल, अब ये महाराज सूरजमल, इनकी तो पुण्यतिथि भी बहुत ज़्यादा मनाई जाती है और हम इसको याद भी करते हैं। महाराज सूरजमल बदन सिंह का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीनगढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकारी युद्ध 1743 से 50 तक में इसने ईश्वर सिंह का पक्ष लिया था। ईश्वर सिंह के विरुद्ध युद्ध किया था। 1760 में वह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया। याद रखना, प्रश्न सीधा पूछा जाता है। आजकल ट्रेनिंग कुछ अलग टाइप का है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने के लिए कौन गया था राजस्थान का? तो वो थे महाराजा सूरजमल। मगर मराठा सेना नायक सदाशिव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर वह भरतपुर लौट आए। मराठा को सहायता देने के लिए पहुंचे थे वहाँ, लेकिन जाट शासक था और जैसे उसने उसके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार किया तो उस व्यवहार से खिन्न होकर वो क्या गए, वापस से भरतपुर लौट आए। भाई हम आपके साथ में, हमारे विचार आपसे नहीं मिलते हैं, निकल पड़े। पानीपत के पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण और सहायता दी थी। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। मराठों को पानीपत पे पराजय होने के बाद किस जाट शासक ने मराठों को शरण दी थी? तो वो थे महाराजा सूरजमल। 1763 में रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीर खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। यह सूरजमल को अपने शत्रुओं के मन में खोप का एक बड़ा उदाहरण है। महाराज सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाले अदम्य भावना विद्यमान थी। अब पढ़ते हैं आगे। करौली का यादव राजवंश। करौली का यादव वंश पढ़ते हैं। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा के सुरसेन शाखा से संबंधित रखते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। एक तो जैसलमेर वाले और ये दोनों ही क्या है, श्री कृष्ण से अपने आप को जोड़ते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 में की गई थी। याद रखना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो होते ही हैं पुट आउट। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयपाल ने की थी। कब की थी? 1040 ईस्वी में। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल ने की थी 1040 ईस्वी में। इसने बयाना भरतपुर में अपनी राजधानी बनाया। 1348 में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। करौली की स्थापना किसने की थी? तो ये अर्जुन पाल थे। कल्याणपुर नाम से बसाया था और आजकल इसे करौली कहा जाता है, जिसे वर्तमान करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया था। धर्मपाल द्वितीय ने क्या किया?
1650 में करौली को अपनी राजधानी बनाया था। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया। याद रखना, करौली के मदन मोहन मंदिर कहाँ है? करौली में। तो करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गोपाल पाल ने करवाया था। इसके बाद पढ़ते आगे, महाराजा हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 को, तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कि गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया था। पहले तो बात ये याद रखना कि मदन मोहन मंदिर है कहाँ? करौली में, और उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल पाल ने, ठीक है, जो कि करौली के यादव वंश से संबंधित है। महाराजा हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराजा हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय अपने राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने उसकी अनुमति नहीं दी। ठीक है, 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया। तो ये थे करौली के यादव वंश से संबंधित। अब पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में। परमार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला। परमार यानी शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों में तक सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक स्थिति में थोड़ी वृद्धि हुई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। प्रश्न बन ही गया मानो कि आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज था। 4 ऑप्शन दे देगा, एक या फिर आपको जो कथनीय प्रश्न भी दे सकता है, ए, बे, सैद और दे वाला, और उसमें से कह देगा कि इसमें से कौन सा सत्य है या असत्य है, या फिर ए और आर वाला भी आ सकता है। तो इसलिए तो हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ताकि हमारा एक भी प्रश्न न छूटे। थोड़ा पढ़ लेंगे, कम पढ़ लेंगे, लेकिन हम साथ साथ में इस तरह से पढ़ते जाएंगे ताकि प्रश्न हमारा एक भी गलत ना हो राजस्थान जीके से संबंधित। और यही जो राजस्थान जीके को कवर करने का जो तरीका है, ये आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। इस तरह की तैयारी आप करते हो राजस्थान जीके की, तो आप वहाँ से फिर आपके राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ने के चांसेस पूरे अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इनकी वंशावली क्या हुआ? उत्पल राज से प्रारंभ होती है। ठीक है, आबू के परमार के संस्थापक तो धूमराज थे, लेकिन इसकी वंशावली किससे शुरू होती है? उत्पल राज से। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों को गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी ने पराजित होने के बाद आबू के शासक धरणी वराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणी वराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमदेव का प्रपुत्र धारावर्ष आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। धारावर्ष जिसकी जो शासनकाल की डेट थी वो 1163 से लेके 1219 थी। तो वो क्या परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का समापित किया था। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उनके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा गांव में लूणसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनाया था। ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। कैसे देखते वापिस कि नाडोल के चौहानों से अच्छे संबंध थे किसके? ये परमारों के। सोलंकियों की अधीनता को जुआ उतार फेंका उन्होंने। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में, किसके? सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल के आबू के दिलवाड़ा गांव में लूणसाई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनाया गया था। दिलवाड़ा के लूणसाई मंदिर किसके समय बने थे? तेजपाल ये सोम सिंह के समय। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लूमा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी क्या थी? चंद्रावती पर कब्जा कर लिया और वहां चौहान वंश की स्थापना कर दी।
तो ये थे हमने जो आज पढ़े हैं परमार शासक के वंश के बारे में, क्रोली के यादव वंश के बारे में, और इससे पहले हमने पढ़ा महाराजा सूरजमल और मदन सिंह के बारे में। इसके बाद में पढ़ा चुंडामन के बारे में, और अब सबसे पहले पढ़ा था भरतपुर का जाट राजवंश और उसके प्रतापी शासकों के बारे में। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा वेलकम रहेगा, स्वागत रहेगा। और हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ में, इसी थीम के साथ भी, कि हमें पढ़नी है आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकें, वो भी लाइन टू लाइन। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करता है इस प्रकार के नवाचार करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।